बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था, पढ़ा भी था कि भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका हम लोग कल के वीडियो में क्या किए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे साथियों, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर जो भी बच्चे अगर 60 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर देगा ना, उसका मानिए हम बताए थे कि आपका 10 नंबर फिक्स है। इस चैप्टर से 10 नंबर फिक्स है, 10 नंबर एकदम पक्का है। जो भी बच्चा अगर देख लिया होगा एकदम 10 नंबर पक्का है उसका कि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आपका इस चैप्टर से रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है। भारत संसाधन और उपयोग के बारे में बताया गया है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैथ का त्रिकोणमितीय मतलब इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही ये ज्योग्राफी का बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर यही है, और सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो इसीलिए इसमें 10 नंबर का, ठीक है ना, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया था। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भारत और संसाधन एवं उपयोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। अगर देख लिए होंगे तो आपका 10 नंबर फिक्स है, ठीक है प्यारे साथियों। आइए प्यारे बच्चे, बिना देर किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भूगोल, वही जो भारत संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है ना। जिसमें से हम 30 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बताएंगे ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 3-4 वो आ जाएगा। 3-4 को अगर आएगा ना तो समझिए 6 से 8 नंबर आपका फिक्स है। 6 से 8 नंबर एकदम फिक्स है आपका, ठीक है ना प्यारे साथियों। 6 से 8 नंबर, 3 को क्वेश्चन आ गया तो 6 नंबर, और 4 को आ गया तो 8 नंबर का फिक्स है आपका। यही का यही आएगा। इसी में से 30 को ऐसे क्वेश्चन है ना, जो हम आपके बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, और हम बता देना चाहते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे समझ में आएगा। याद करते चलिएगा, ठीक है ना। इसको याद करते चलिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप सबसे पहले 450 प्लस का टारगेट जो भी है अचीव कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% में 100% आप टिक लगा के आइए और एकदम लिख के आइएगा, ठीक है ना प्यार साथियों। तो आप हमारे चैनल से हमेशा बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा आप। और अगर आप हमारा पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, प्यारे साथियों, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो के अंत में बताया जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ नोट्स फ्री में आपको कैसे दिया जाएगा। आइए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, खनिजों के संचालन एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, खनिज जो होता है ना, खनन द्वारा प्राप्त जो भी होता है, मतलब जिसको खोन कर प्राप्त करते हैं उसी को खनिज कहते हैं। इसको पूछ रहा संचालन एवं प्रबंधन, मतलब संचालन मतलब इसका कैसे हम लोग, मतलब संचालन का मतलब होता है कि किसका इसका कैसी सेवा कर सकते हैं, और प्रबंधन, ठीक है ना, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन ऐसे काम में कैसे लाया जा सकता है। इससे आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं संचालन एवं संबंधन, खनिजों के संचालन एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम बताते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। किसी भी हम संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से हम अगर उसका उपयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। देखिए, संरक्षण का मतलब हम क्या बोले, सेवा करना। अगर आप कोई भी संसाधन, जैसे बाइक हो गया, बाइक को ले लीजिएगा, अगर आप बाइक को बहुत ही अच्छा से चलाते हैं, धीरे चलाते हैं, कम स्पीड में चलाते हैं, तो क्या है, वही संरक्षण है। उसका रोकने का उपाय वही है, वही उसको क्या करता है, आगे ज़्यादा दिन तक मतलब बाइक चलती है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्षों समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रयोग प्रबंधन एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके विपरीत क्या है, संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही मतलब जटिल प्रक्रिया है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। खनिजों खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज का एक प्राकृतिक रूप विद्यमान स्वरूप तत्व है, जिसका निश्चित आंतरिक संचरण हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व यौगिक उत्पाद के लिए खनिजों पर आधारभूत जरूरी होते हैं। क्या होता है प्यारे साथियों, हमारे खनिजों पर क्या होता है, एक आधारभूत जरूरी होती है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती, ना ही इसमें किसी उद्योग के, किसी भी वस्तु की, या फिर ना ही किसी राष्ट्र की विकास की कल्पना की जा सकती, मतलब इसमें कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या आपको 2 नंबर प्रश्न समझ में आया, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपको प्रश्न कैसा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताइए। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं।
उदाहरण देकर समझाए। अधात्विक खनिज पूछा गया, ठीक है ना, धात्विक नहीं अधात्विक, जिसमें धातु का गुण न हो अधात्विक क्या करे खनिज कहलाता है। उदाहरण भी देना है तो जानिए, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, मतलब धातु ना जिसमें ना अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश अभाव होता है, मतलब जो धातु होते हैं ना एकदम ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना, ना के बराबर होते हैं, और भंगुर प्राकृतिक होते हैं, भंगुर प्राकृतिक होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाता है, अधात्विक खनिज। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। ये क्या करते हैं, अगर आप किसी चीज़ इस पर मारिएगा ना अधात्विक खनिज पर तो तुरंत ही टूट जाएगा। जैसे कि देख लीजिए डोलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना, पत्थर इत्यादि इसी प्रकार के उदाहरण है। ये क्या होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें धातु का गुण न हो वो अधात्विक खनिज कहलाता है। याद रखिए, एकदम एक लाइन में याद रखिएगा कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो जिसमें धातु का गुण न हो अधात्विक खनिज कहलाता है। जिसमें धातु का गुण न हो अधात्विक खनिज कहलाता है। जैसे में याद रख लीजिएगा लिमाइट, हीरा, प्लास्टिक, ऐसे बर्तन याद रख लीजिएगा जो मतलब आसानी से टूट जाए, लकड़ी। अगला प्रश्न है आपका, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। जैसे धात्विक खनिज को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका दुगो हम लोग को क्या बताना है, प्रमुख दुगो उपाय बताने, मतलब कैसे हम धात्विक खनिज को पहचान सकते हैं। देखिए, धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित है, दो पहचान निम्नलिखित है। इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। देखिए, धात्विक खनिज को जब भी गलाइएगा ना तो धातु ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है। कभी भी आप देखे होंगे धातु को, जैसे लोहा को पीट कर कुल्हाड़ी, टांगी, ऐसे बहुत चीज़ क्या बनाया जाता है, यंत्र बनाया जा सकता है। वैसे ही वही है धात्विक खनिज, इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है इसको पीट कर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। खनिजों के, देखिए खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, तो खनन द्वारा। हम कोई भी वस्तु खोदते हैं तो जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। खनिज सभ्यता, संस्कृति एवं आधार स्तंभ है। इनके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता है। इनके बगैर उद्योगों का मतलब कोई भी चीज़ का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों का निर्माण में भूमि होती है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। 2000 से अधिक खनिजों को क्या खोजा जा चुका है, पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। 2000 में से ना प्यारे साथियों, देखिए 30 गो ऐसे खनिज जो है ना, इनका आर्थिक दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण बहुत ही मायने रखता है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना प्यारे साथियों, खनिज दो प्रकार के होते हैं। ये आपको प्रश्न समझ में आया, ये 5 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया ना। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट लगता है या फिर नहीं समझ में आता तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट कीजिए। नंबर दे रहे हैं, देखिए 85 398 71 728। आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके आप कोई भी डाउट का मतलब कोई भी क्वेश्चन का आप सोल्यूशन पा सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज का उपयोग कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। अत्यंत उपयोगी, जैसे कि मैग्नीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला एक खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, इस्पात के निर्माण में भी क्या किया जाता है, मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, रंग रोगन का तैयार करने में उपयोग किया जाता है। देखिए, मैग्नीज का उपयोग बहुत जगहों पर किया जाता है, जैसे फोटोग्राफी कैमरे में, चमड़ा में, माचिस का उद्योग जो बना रहता है, साहित्य, रंग रोहन तैयार करने में क्या किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। क्या किसका किया जाता है, मैग्नीज का ही उपयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये 2 नंबर का अगर पूछ देगा कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो बता दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। हम बता भी दिए कि कैसे होगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। मोनाजाइट जो है भारत में कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, तो मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट क्या होता है, केरल राज्य में प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में जटिल भागों में इन खनिज का उत्खनन होता है, उत्खनन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्खनन मतलब उसको खोना जा रहा है, ठीक है ना, उत्खनन हो रहा है। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, कौन सी फसलें उगाई जा सकती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी से
तो ऐसे वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलछट के निरपेक्ष में से होता है। जो भी नदियाँ में होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी में पोटास एवं चूने का अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान गेहूँ गन्ना में बदलने के लिए काफ़ी उपयोग होती है। यह किसमें? धान गेहूँ गन्ना दलहन में क्या हो जाती है? काफ़ी रूप से उपयोग होती है। इसके साथ ही मिट्टी के आलू विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जा सकते हैं। इससे क्या विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत ही ज़्यादा उत्पादन के रूप में लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि भू संरक्षण किसे कहते हैं? भू संरक्षण किसे कहते हैं? मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना संरक्षण कराता है। मृदा का अपने स्थान से क्या हो जाना? विविध क्रिया द्वारा स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारणों के कारण गतिशील 147 हिमांशी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित पर प्रभाव पड़ती है। 147 हिमानी द्वारा क्या करती है? समुद्रों नहरों तथा नियंत्रित पर प्रभाव डालती है। प्रश्न संख्या 10 से आपका 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है? जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। मतलब जहाँ पे जलोढ़ मृदा उत्पन्न होती है उनके नाम बताना है। कौन कौन से राज्य में इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन से फसलें को क्या किया जाता है? लगाया जाता है, बताना है। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। प्यारे साथी, जो भी हम लोग के बिहार में मतलब फसल उगाई जाती है किसमें? जलोढ़ मृदा में, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। जैसे कि गन्ना भी उगाया जाता है, चावल, मक्का, दलहन आदि फसलें क्या की जाती है? जलोढ़ मृदा में उपजाई जाती है। क्या आपको समझ में आया? 10 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया? 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपको समझ में आया? प्यारे साथियों कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसा है? आपके लिए भारी तो नहीं है ना? भारी तो नहीं है ना प्यारे साथियों? कमेंट कीजिए जल्दी से। प्रश्न संख्या 11 है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन से हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन से हैं? मृदा निर्माण के प्रमुख मुख्य घटक है। मृदा जो निर्माण है उसके प्रमुख क्या है? प्रमुख मुख्य घटक है। जैसे कि 1 नंबर देखिए, स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानों एवं खनिज कण, वनस्पति एवं जीव, भू आकृति एवं ऊंचाई तथा मृदा का निर्माण में लगा समय। ये पांचों क्या है? ये पांचों के पांचों प्यारे साथियों क्या है? मृदा के निर्माण के प्रमुख घटक है, मुख्य घटक है, ठीक है ना। किसके वजह से ये घटक होता है मृदा निर्माण का? वही है। ये पांचों का पांचों क्या है? मृदा निर्माण का घटक के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण में कोई प्रभाव उपाय बताए। मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताए। कोई प्रभावी उपाय बताना है। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। प्रभावी उपाय कितना है? बहुत सारा है। कितना है प्यारे साथियों? बहुत सारा है। तो आइए 1 नंबर देखते हैं, फसल में बताया गया है, चक्रण प्रवृत्ति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लगातार मैंने बरकरार रखा जा सकता है, बहुत लंबे दिनों तक रखा जा सकता है। फिर रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षित किया जा सकता है। मृदा संरक्षित को क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण किस प्रकार की सहायक है? ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या है? देखिए उत्तर इसका देखते हैं, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो फसल चक्रण मृदा जो होता है वो पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का आदि को के लगातार उगाने से मृदा की पोषण की तत्व की कमी हो जाती है। मृदा की जो पोषण की तत्व की कमी हो जाती है, इस तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की उपस्थितिकरण होता है। इसलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। इसलिए क्या होती है? फसल चक्रण से, याद रखिएगा, इसीलिए क्या फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर,
समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि पूछा गया है, ठीक है ना प्यारे साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? जब पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर वर्गीकृत रूप में खेत की जुताई के जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है। जब देखिए प्यारे साथियों, जब पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेती कर जुताई किया जाता है तो उसके आकृति समोच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की खेती को पुष्पीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं। मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मृदा में क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है, जिससे कि जो भी अनाज हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो। अगला प्रश्न है 15 नंबर, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब हुआ था चिपको आंदोलन? कब हुआ था प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन कमेंट करके बताइए तो कब हुआ था चिपको आंदोलन? कब हुआ था? किस ईस्वी को हुआ था? और ये क्यों हुआ था बताना है। चिपको आंदोलन के बारे में बताइए तो। देखिए, ये उत्तराखंड में हुआ था और एक शायद दूसरा राजस्थान में। ऐसे 2 जगह चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। चिपको आंदोलन 2 जगह हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सरकार ने पेड़ों पर क्या किए थे? मतलब पेड़ों को कटवा रहे थे, जिससे कि पेड़ों को कटवा रहे थे तो क्या हुई? स्त्री लोग जाके पेड़ से चिपक गई। स्त्री क्या करती है? स्त्री पेड़ से जाके चिपक जाती है, जिससे कि क्या? पेड़ को बचा सके। मतलब कि वो सरकार चाहती थी कि हम क्या करें? पेड़ को काट के पेड़ को बेचे। पर ये था, जो उत्तराखंड के स्त्री थे, जो या फिर जेंट्स जो भी थे, उन्होंने ये आंदोलन को रोक दिया, नहीं होने दिया। तो इसी को जानना है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया था। ये कब चलाया गया था? हम क्या बोले? उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से फिर उत्तराखंड में क्या हुआ था? ये 1972 ईस्वी में क्या किया था? चिपको आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। क्या बताएं हम अभी कि जो भी लेडीज थी, वो क्या हुई थी? पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ की रक्षा कर रही थी, पेड़ को कटने नहीं दे रही थी। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए, बताना है। इसका उत्तर देखते हैं। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल की पोषित होता रहता है। वह जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण एक तरफ वन की भूमि और जल का क्या है? अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। क्या करती है? अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। तो दूसरी तरफ अच्छी वर्षा कराती है, तथा दूसरी तरफ क्या करती है? अच्छी वर्षा कराती है। यह वन्य प्राणियों को आश्चर्य प्रदान करती है। यह जो प्राणियों वन्य है, जो आश्चर्य क्या करती है? प्राणियों को आश्चर्य प्रदान करती है, मतलब बहुत ही खुशी प्रदान करती है। तथा वन्य प्राणियों के साथ मानव को भी अनेक आवश्यकता जीवनदायी वस्तुएं देती हैं। जीवमंडल में जाओ जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर संचलित संतुलित परिस्थितियों का तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान होता है। सर्वाधिक क्या करता है? योगदान देता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है? एक शक्ति संसाधन है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जिसका हमारे जीवन में क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इसका प्रमुख उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में इसका लगातार ज़्यादातर उपयोग क्या होता है? ईंधन के रूप में ही होता है। इसके आवैगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उर्वरक उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। जो पेट्रोलियम किन किन वस्तुओं में आता है, तो ये क्या किया जाता है? कृत्रिम रबर, जो भगवान द्वारा, मतलब कृत्रिम रबर एक होता है मानव निर्मित, एक होता है कृत्रिम रबर बनाने में भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है।
और दवा में कीटनाशक जो कीटों को मारता है ना, जो मतलब छोटे छोटे जीवों को, उसके लिए भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है आपका, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? दो गो है, एक तो है जैव और एक है अजैव, जिसमें जैव मतलब जो जीव रहते हैं वो, और अजैव मतलब जिसमें जान ना हो। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर क्या संसाधन को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो हो गया जैव और दूसरा अजैव। तो जैव संसाधन को जानिए। जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनके अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के इनके अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं तथा इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, जैव संसाधन हम क्या बताएं, जिसमें छोटे छोटे जीव होते हैं जो वृद्धि करते हैं अपना, ठीक है ना, उसी को जैव संसाधन कहते हैं। और आइए अब अजैव संसाधन के बारे में जानते हैं। और जैव संसाधन क्या है? वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि क्या है? और जैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए, जिसमें जान ना हो, जैसे कुर्सी, पंखा, टेबल, चेयर, मोबाइल, ये सब क्या है? इसमें जान ना हो, मतलब जान नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब जो चल फिर नहीं सकता है, उसको क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव एवं निर्जीव। तो सजीव का मतलब हो गया जैव संसाधन और निर्जीव का मतलब अजैव संसाधन। यही क्या होता है, तथा इनके उपयोग से भंडार प्राप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। इनके उपयोग से क्या करते हैं? भंडार को समाप्त कर देते हैं। प्रश्न संख्या 19 से संसाधन निर्माण में तकनीक का क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। संसाधन के निर्माण में, ठीक है ना, संसाधन के निर्माण में बताना है कि क्या भूमिका है, स्पष्ट करना है। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर आकृति संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्तियों में खड़ा हो सकता है। कोई भी देश में दूसरे देशों की क्या पंक्तियों में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान के लिए लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश के अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया गया। इससे संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? इसमें संसाधन निर्माण की तकनीक की जो भूमिका होती है वो नियंत्रण हो जाती है, मतलब माइंड क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताएं। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। फिर अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। अनावश्यक, ठीक है ना, मतलब आवश्यक, जिससे जब काम ना हो तो उस टाइम नहीं करना चाहिए, उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक मतलब अच्छा से ही किया जाना चाहिए उपयोग। खान में कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो पाए। जिससे क्या किया जाता है? जब कोयला को निकाला जाता है और पेट्रोल को, देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग मतलब कोयला या फिर पेट्रोलियम को हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्याप्त मात्रा में तेल और लगता है, पैसा भी लगता है, इसीलिए उपयोग करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं? इनके नाम लिखें एवं किसी का वर्णन करें। इनका नाम लिखना है और किसी का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो भारत में धरातीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विविध प्रकार की वन उगते हैं। विविध प्रकार के क्या करते हैं? वन उगते हैं। भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या सवारदार वन। फिर दूसरा नंबर है पशुपत वन। फिर शीतोष्ण पर्वतीय का कोषाध्र। फिर डेलाइटीय वन या फिर जलवायु वन। मरुस्थलीय वन या फिर कटीले वन। कौन मतलब जो भी 5 गो क्या है? वन है। ये 5 गो वन का नाम बताया गया है। फिर आगे है इसमें हरित
हरित या संवर्धन वन चिरहरित व सघन होते हैं। इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती है, लकड़ियाँ मजबूत होती है। अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इन्हें काटना और काम में लाना कठिन होता है। एबोनी और मगोनी इस वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। एबोनी और मगोनी क्या है? इस वन मतलब क्या? इस पेड़ पौधे के महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वन सजीवों के हार्स के चार प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। हर्ष वन्य जीवों के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है। आइए जानते हैं। वन्य जीव के हार्स के यानी हानि के निम्नलिखित 4 प्रमुख उपाय हैं। आइए अब जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला नंबर है वन्य प्रदेश के कटक के कारण वन्य जीवों का आवास कम हो जाता है। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है। कृषि में अनेक रासायनिक के प्रयोग में कई वन्य प्रणालियों के अस्तित्व में खड़ा उत्पन्न कर दिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर ऑप्शन है प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्रणालियों का ह्रास हुआ है। प्रदूषण के कारण क्या हुआ है? वन एवं वन प्रणालियों का ह्रास हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है। प्रश्न संख्या 23 से निम्नलिखित में संबंध एक एक खनिज का नाम बताएं। एक एक खनिज का नाम बताना है। फिर ऑप्शन ए है बाबा बुदक पहाड़ी, दूसरा है बगुनी पहाड़ी, तीसरा कोलार, दाली जहाजरा या फिर घाटशिला, फिर है वेलाडीला। 6 गो है जो बताना है आपको। पहला है बाबूडून पहाड़ के लौह अयस्क, फिर बगुही पहाड़ी के में बक्साइट का उपयोग किया जाता है, फिर कोलार में सोना का होता है, डाली राजवंश में लौह अयस्क का, फिर घटशिला में तांबा का, वेल्डिया में लौह अयस्क का। वेल्डिया में किस चीज़ का होता है? लौह अयस्क का होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लौह अयस्कों के नाम लिखे। लौह अयस्क के नाम लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लौह अयस्क प्रमुख रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर अडेराइट। 4 भागों में बांटा गया था लौह अयस्क के नामों को। प्रश्न संख्या 25 से अभ्रक का उपयोग है। अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग जानिए। अभ्रक विद्युतरोधी खनिज है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण रहता है। इसका सार्वजनिक उपयोग इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने में आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में भी होता है। आयुर्वेदिक दवा के निर्माण में भी क्या किया जाता है? अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग किया जाता है किसमें? दवा के रूप में भी किया जाता है। फिर ठीक है ना प्यारे साथियों, याद रखिएगा आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी अभ्रक का यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर आपके, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहे मतलब कौन कौन से राज्यों में उत्पन्न होते हैं, नाम बताना है। लौह उत्पादक प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंग, झारखंड आदि। इन सभी देशों में क्या होते हैं? मतलब लोहे का प्रमुख लोहे उत्पादन के रूप में लाया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 27 से कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें। कोयला के 4 प्रकारों के नाम लिखना, मतलब 4 प्रकार के कोयला का नाम बताना है। कोयला के मुख्य 4 प्रकार है, जैसे कि एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिगाइट, फिर है पीट। ये 4 क्या होते हैं? ये होते हैं 4 कोयला के प्रमुख नाम होते हैं। कोयला का प्रमुख नाम होते हैं। फिर 28 नंबर, गोंडवाना क्षेत्र के कोयले प्रमुख किन क्षेत्रों में पाया जाता है? कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? इन समूहों में 96% कोयले का भंडार शामिल है जो हमारे देश में मिला है। जो किसके देश में? हमारे भारत देश में मिला है। इनका निर्माण लगभग 20 करोड़ पूर्व हुआ है। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। अब यह नंबर है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी एवं वर्धा गोदावरी घाटी। ये याद रखिएगा, महानदी घाटी। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में शायद है, ढहते विश्वास, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास। जिसके लेखक सुजाता की क्या है, ऐसे ही है। तो चैप्टर नंबर मतलब 2 में बहुत ही अच्छा बताया गया है। 7 कोड़ी होता है शायद। प्रश्न संख्या 29 से देखिए,
लौ और लौ खनिज में अंतर बताएं। लौ और लौ में खनिज में अंतर बताएं। लौ खनिज, इस इनमें लौ का अंश पाया जाता है, इसमें लौ का अंश पाया जाता है। जो जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, परमाइट, टंगस्टन, निकिल को कार्ब कोबाल्ट और खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न इस्पात बनाने में किया जाता है। विभिन्न जगहों पे लौह अयस्क का क्या किया जाता है, उत्पाद बनाने में किया जाता है। फिर अगला 2 नंबर अलौह खनिज, इनमें से लौह अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, तांबा, चांदी, जस्ता, अभ्रक, बक्साइड, टीन, मैग्नीशियम आदि के उपयोग जैसे जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा आदि बनाने के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे बर्तन, सिक्का, बर्तन, बक्सा, तार आदि के बनाने में किया जाता है। आपका लास्ट नंबर पे 30 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर खनिज पेटी क्या है। छोटा नागपुर खनिज पेटी क्या है, आइए जानते हैं छोटा नागपुर खनिज पेटी क्या है। यह खनिज पेटी मुख्यतः निस तथा ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। यह देश का सबसे समृद्धि क्षेत्र है, यह सबसे समृद्धि क्षेत्र है। यहाँ कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलता है। यूरेनियम भी यहाँ पर मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में क्या है, शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के रूप में शामिल होते हैं। ये देखिए 30 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपको याद रखिएगा 3 से 4 नंबर क्या होगा, इस मतलब 3 से 4 को क्वेश्चन जो आएगा, मतलब कि 6 से 8 नंबर आपका क्या है, 6 से 8 नंबर आपका 100% फिक्स है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, 6 से आपका 8 आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। अगर आप इसको याद करते हैं तो 6 से 8 नंबर आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथी, आपको बताना है कि ये प्रश्न आप ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।